बीजेपी को मिल जाए। यानी यह एक ऐसी स्थिति है हुगली की 8 सीट को लेकर जहां पर हो सकता है अगर यह ध्रुवीकरण हो गया तो 8 सीट जो है वह बीजेपी के पास जा सकती है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 24 दक्षिण परगना को लेकर थी। यह अभिषेक यानी ममता बनर्जी के भतीजे, जिस भतीजे की कटमनी, उसके करप्शन जिसका जिक्र खुले तौर पर किया जा रहा है बीजेपी के जरिए, नेताओं के जरिए। यहां पर एक बात और आपको समझ लेनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल के भीतर में रैली और भाषणों का असर इस चुनाव के फेज में सिर्फ 2 ही लोगों का है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बाकी किसी की कोई अहमियत नहीं। अभिषेक बनर्जी कुछ भी भाषण दे लें, अमित शाह कुछ भी भाषण दे लें, जेपी नड्डा कुछ भी भाषण दे ले, XYZ जो भी आप बंगाल में सोचते हैं, किसी भी नेता को कोई भी भाषण दे ले, उसका कोई असर नहीं है। योगी का असर यह है कि योगी के सामने कुर्सियां खाली रही, योगी आदित्यनाथ के सामने, लेकिन टेलीविजन पर प्रसारण उनका जिस तरीके से नेशनल और रीजनल तौर पर होते रहा, यह कहीं ना कहीं घरों के भीतर ध्रुवीकरण की परिस्थिति को पैदा कर दे। यानी वस्त्रों के जरिए, नाम के जरिए, और अब तो प्रधानमंत्री ने भी जब जिक्र हिंदू शब्द का कहा और वे ऑफ लाइफ को छोड़ दिया, यानी इस वे ऑफ लाइफ में सबको समाना था, उसमें एक लकीर खींचनी पड़ी क्योंकि बंगाल में 30% मुस्लिम मतदाता है और उस मुस्लिम मतदाता के भीतर में आज की 31 सीटें जहां पर वोटिंग हुई है उसमें कुछ जगहों पर 40 और 45% भी मुस्लिम मतदाता, लेकिन एवरेज 30-32% मुस्लिम मतदाताओं की मौजूदगी है। 24 दक्षिण परगना, जो 8 फेज का जिक्र बार बार हो रहा है, और अब तो आपके पास दूसरा किसी राज्य में कोई चुनाव नहीं होना है, अब हम लोग को सिर्फ बंगाल ही देखना है, प्रधानमंत्री के भाषण को ही सुनना है, ममता बनर्जी का ढाल के तौर पर अटैक को बचाना भी है और अपने तौर पर अटैक करना भी है कि सामने वाला शख्स सुपरमैन नहीं है, भगवान नहीं है, और एक टांग से बंगाल जीतूंगी तो 2 टांगों से दिल्ली जीतूंगी। यह शब्द भी आने वाले वक्त में और एग्रेसिव होंगे और कड़े होंगे, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी है जिसमें एक तरफ पीएम, दूसरी तरफ सीएम, 2 ही चेहरे बचे हैं और एक चेहरे को पता है अगर वो हार गई तो फिर राजनीतिक तौर पर घुप अंधेरा, लेकिन अगर जीत गई तो दिल्ली के पीछे, दिल्ली को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की कवायद ममता के पीछे आकर खड़ी हो जाएगी। यह भी एक सच है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल स्थिति या प्रधानमंत्री मोदी के अपने चमत्कारिक भाषणों के असर भी बेअसर दिखाई देने लगेंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? यह भी एक सवाल इसलिए है क्योंकि 24 दक्षिण परगना जो अभिषेक का एक मजबूत कैडर है, बूथ टू बूथ है, जहां पर मुस्लिम वोट बैंक की मौजूदगी है, अधिकतर सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम मौजूदगी है, उसमें जब आप देखना शुरू करेंगे तो अभिषेक बनर्जी की अपने हिस्से में 4 सीटें आती है जो उनके लोकसभा क्षेत्र में, उसमें डायमंड हार्बर है, फाल्टा है, विष्णुपुर है, सतगछिया है। ये 4 सीटों पर बहुत मजबूत है टीएमसी, और बाकी जो सीटें हैं जिसमें वासंती है, कुलतुली है, कैनिन पश्चिम और कैनिन पूर्व की सीट है, या फिर कुल्पी की सीट है, यहां पर भी टीएमसी की स्थिति मजबूत है। यानी ध्यान दीजिए, हुगली में बीजेपी वाकई मजबूत है और 24 दक्षिण परगना में टीएमसी वाकई बहुत मजबूत है। यहां पर स्थिति वही है एक लिहाज से, यहां की जो 16 सीटें हैं जहां पर वोटिंग आज के दिन हो रही है, इसको दक्षिण 24 परगना को 3 हिस्सों में, 3 चरणों में वोटिंग कराई गई, एक जिलों में। यानी इससे पहले जब हम लोगों ने मिदनापुर का जिक्र किया था, जहां पे ममता बनर्जी की मौजूदगी की बात हो रही थी और वहां पर शुभेंदु अधिकारी निकले थे, तो यह भी समझना होगा कि इस सीट पर भी, जो 24 दक्षिण परगना की सीट है, यहां पर भी बीजेपी के कैडर में से बहुत छोटा सा हिस्सा निकल पाया। लेकिन इसके ठीक समानांतर जब हम हुगली का जिक्र कर रहे थे तो उसके समानांतर अब आपको तीसरे जिले का भी इसमें हिस्सा जोड़ना चाहिए, यह हावड़ा का हिस्सा है। हावड़ा में भी नेताओं का ट्रांसफर जो है टीएमसी से बड़ी तादाद में, जैसे मिदनापुर में हुआ वैसे ही यहां पर भी नजर आया। वहां पर आपको शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे थे, यहां पर आपको राजीव बनर्जी नजर आएंगे जो कि ममता के उतने ही करीबी, मंत्री पद उनके पास भी था। और यहां पर 3 मंत्री, कई विधायक, पूर्व मेयर सब छोड़कर चले गए साथ बीजेपी के। यहीं से असल बात शुरू होती है कि जो कैडर बीजेपी के पास इन जगहों पर था ही नहीं,
वो कैडर क्या बीजेपी के लिए नेताओं के साथ उस जमीन को बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। और ये फैक्ट है कि हावड़ा और 24 दक्षिण परगना में बीजेपी एक कमजोर परिस्थिति में लगातार रही। हुगली में चूंकि यह सीट लोकसभा की बीजेपी जीती थी, लेकिन दूसरी तरफ हावड़ा की सीट पर वह उस रूप में कब्जा नहीं कर पाई थी। लेकिन बावजूद इसके जरा देखना शुरू कीजिए, यहां से मंत्री राजीव बनर्जी चले गए। राजीव बनर्जी गए तो उसके बाद बीजेपी के लक्ष्मीकांत शुक्ला, इनकी शुरुआत हुई थी, उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और ये खेल मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने टीएमसी का छाछ छोड़ा था। उसी के बाद स्थिति हावड़ा में डगमगाने लगी थी। फिर एमएलए थी वैशाली डालमिया, उन्होंने छोड़ा। रथिन चक्रवर्ती जो मेयर थे, उन्होंने छोड़ा। इसीलिए जो यहां की 7 सीट है, इन 7 सीटों पर बीजेपी अपनी मौजूदगी तो दिला रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का प्रभाव शहर के इलाकों में है। लेकिन इस फेज में जिन जगहों पर वोटिंग हुई है उसमें 6 सीट ऐसी है जहां पर वाकई टीएमसी मजबूत है। उलबड़िया उत्तर, उलबड़िया दक्षिण, श्यामपुर, बागनान, आमता, उदय नारायणपुर, जगत वल्लभपुर, क्योंकि ये ज्यादातर सीटें जो हैं यहां की वह ग्रामीण इलाकों में आती है। और यहां की स्थिति बाढ़ का मुद्दा हमेशा से रहा है और बाढ़ के जरिए जो मुश्किल हालात पैदा होते हैं, उस मुश्किल हालात से निपटने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं और कैडर की जरूरत पड़ती है। यानी करप्शन जो है सिस्टम के उस हिस्से में ममता बनर्जी की पार्टी के और उसके कैडर के जरिए नजर आने लगा, जहां पर लगने लगा कि टीएमसी को हटा दिया जाए। बीजेपी ने इस मंत्र को पकड़ा। इसीलिए जब हम आपसे एक जिक्र करना चाहते हैं यहां पर कि ममता के खिलाफ वो कौन सी परिस्थिति है, इन लगभग 31 सीटों का जिक्र हम आखिर में आपको बताएंगे कि लगभग क्या आंकड़े बन रहे हैं। लेकिन जरा एक चीज समझना चाहिए, यहां पर ध्रुवीकरण के आश्रय बीजेपी है। उस ध्रुवीकरण का असर आने वाले तमाम कैंडिडेट्स पर पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी यह भी जानती है अगर राजनीतिक तौर पर उसकी पश्चिम बंगाल में हार हो गई तो जो भी नेता उसके साथ खड़ा हुआ है वह एक एक करके वापस लौटते चला जाएगा और ममता बनर्जी का कद बहुत बड़ा हो जाएगा। टीएमसी का कैडर और एग्रेसिव हो जाएगा और जिस तरीके से कटमनी, करप्शन, उसमें पहली बार उसको एक सिस्टम का हिस्सा बनाने की कोशिश ममता बनर्जी जरूर करेगी। और आज की वोटिंग के दौरान जो लोगों के तेवर उग्र थे, थप्पड़ मारे जा रहे थे उम्मीदवार को, एक जगह थप्पड़ मार दिया गया बीजेपी के उम्मीदवार को, दूसरी तरफ टीएमसी ने भी आरोप लगाया। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक तौर पर यह सिर्फ लोकतंत्र का मसला नहीं है, यह लोगों के पेट से जुड़ी हुई राजनीति है। एक ऐसी राजनीति है जिसमें अगर सत्ता पक्ष या किसी भी पक्ष में वो खड़े हैं और सत्ता अगर ना मिले तो भूखों मरने की नौबत, सत्ता मिल जाए तो फिर वारे न्यारे। इसलिए इन 3 जिलों के जब प्रधानों से आप मिलेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी, किसी ने कोलकाता में जमीन खरीदी हुई है, किसी ने बांकुड़ा में जमीन खरीदी हुई है, सब बड़े रईस हैं, सबके पास खूब पैसा है। कहां से वो पैसा आता है? यहीं से शुरू होता है। पहले विकास का जिक्र करेंगे तो पानी का संकट है, खराब सड़क है। दूसरी स्थिति है करप्शन का जिक्र करेंगे तो जो आफलान तूफान आया था उसमें जो पुनर्वास करना था उसमें करप्शन और दलाली दोनों रेंग रही थी ममता बनर्जी के वक्त में। जो लोगों के भीतर गुस्सा इन जगहों पर नजर आया, खासतौर से जो 24 दक्षिण परगना का इलाका और हुगली का जो इलाका, यहां पर यह प्रॉब्लम आई। टीएमसी के लोगों को ही नौकरी मिलती है, अस्पताल में हो या किसी दूसरी जगह पर हो। अगर आपको ऑटो भी चलाना है तो उसके लिए भी आपको पुलिस को पैसा देना होगा। पुलिस से पैसा इसलिए क्योंकि वह ऊपर तक बंधा हुआ, यह भी बात आती है। जो जमीन खरीदे, मकान खरीदे या ज्यादा से भी पूंजी किसी के पास नजर आए तो वहां से भी एक तरह से एक टैक्स मनी या कमीशन की बात कार्यकर्ता और कैडर के साथ जुड़ती चली जाती है। उनका वर्चस्व चलता है थाने तक, इसमें कोई दो मत नहीं है। और यह सिर्फ बंगाल का सच नहीं है, ये तमाम राज्यों की परिस्थिति में सिस्टम कैसे करप्शन को अपना हिस्सेदारी में जोड़ लेता है, ये एक छुपी हुई बात नहीं है। सवाल यह है कि राजनीति जब नौकरी और पेट से जुड़ जाए और चुनाव ऐसा हो रहा हो जिसमें लोगों को यह लगने लगा हो कि हो सकता है ममता हार जाए, लोगों को यह लगने लगा हो सकता है बीजेपी जीत जाए, या दूसरी तरफ लगना लगा हो कि अगर हमने अभी अपने तेवर नहीं दिखलाए और अगर चुनाव हार गए तो मुश्किल होगी, तो यह एग्रेसिवनेस अब आपको इस महीने असल खेल नजर आएगा। लेकिन एक फैक्ट है, जब पेट से जुड़ी हुई राजनीति होने लगती है तो उसका असर वोटिंग पर पड़ता है
और वोटिंग अगर सेंट्रल फोर्सेस के हाथ में आ गई है तो सेंट्रल फोर्सेस ने एक लिहाज से उन्मुक्त वातावरण उन लोगों के लिए बनाया है जो शायद ममता के पक्ष में नहीं थे। और अगर इस दौर में इतनी बड़ी तादाद में 800 के लगभग कंपनियों की तैनाती है और इसके बाद भी जो 5 फेज के इलेक्शन होने हैं उसमें 35 सीट, 40 सीट, 42 सीट, 30 सीट इसी तरीके से वोटिंग होनी है। यानी इतनी बड़ी तादाद में सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी में वोटिंग होनी है। और अगर सेंट्रल फोर्सेस लोगों को लोकतंत्र जीने के दौरान आजादी का सुकून देते हो तो फिर नेताओं की क्या जरूरत है। इस देश के भीतर में आर्मी फौज ही अगर लोकतंत्र को संभाल ले तो फिर लोकतंत्र तो बचेगा नहीं। यानी एक नई परिस्थिति है जिसमें ममता बनर्जी जब देश के गृह मंत्री पर आरोप लगा रही हैं कि अगर सेंट्रल फोर्सेस वह नियुक्त कर रहे हैं और सेंट्रल फोर्सेस उनका निर्देश मानती है तो मैसेज फिर यही है, जिसके पास सत्ता होगी उसके अनुकूल नियम कायदे होंगे, डेमोक्रेसी के भी। इलेक्शन में वोटिंग वाले दिन 2014 याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री मोदी बने नहीं थे प्रधानमंत्री, उस समय जब वोटिंग के वक्त वह किसी दूसरे इलाके में रैली कर रहे थे तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ा दबाव था कि उस दिन तमाम न्यूज़ चैनल अगर उसी इलाके में दिखाने लगे कि प्रधानमंत्री दूसरी जगहों पर क्या भाषण दे रहे हैं, तब इलेक्शन कमीशन ने एक व्यवस्था उस वक्त की थी। बहुत पुरानी बात हो गई, शायद लगता है किसी दूसरे युग की बात हो गई। 2014 में कहा था उस इलाके में न्यूज़ चैनल प्रसारण ना करें जिस जगह पर वोटिंग हो रही है, क्योंकि उस पर असर पड़ता है। लेकिन आज जब हम 7 साल के बाद आपसे बात कर रहे हैं तो ये बड़ी छोटी सी बात है और लगता है कि ऐसा तो कभी किसी ने कहा ही नहीं होगा। और अब रैली भी हो रही है, दिखाया भी जा रहा है और इलेक्शन कमीशन खामोश भी है और प्राइम मिनिस्टर का ही भाषण दिखाया जाता है। सुबह बीजेपी के 41 साल 41वीं वर्षगांठ का मौका था, तब भाषण चला। उस